नमस्ते दोस्तों, मित्रों। ऐसे मोदी जी जैसे कहते हैं मित्रों, दोस्तों, अजीज दोस्तों। आज मेरे साथ एक बार फिर अभिषेक जुड़े हैं। आप लोगों ने शायद पिछला एक हमारा रिकॉर्डिंग हमने एक बार किस मुद्दे पर अभिषेक हमने बात की थी, जुडिशियल लीगल रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म्स के शायद बात ऊपर। की थी। हाँ, जी। जुडिशियल तो रिफॉर्म। आज भी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं और हम पिछले दिनों से अभिषेक और मैं फार्म लॉस को लेके अक्सर बातें करते रहते हैं ऑन अ प्राइवेट ऑन अ प्राइवेट लेवल। तो मैंने सजेस्ट किया अभिषेक को कि व्हाई नॉट इसी भी हम एक तरह की रिकॉर्डिंग बना के पोस्ट कर दें दृष्टिकोण पर। तो अभिषेक, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। हाउ आर यू डूइंग? I'm doing good. Thanks, Aviram, for this introduction, and it's glad to. I'm glad to connect with you again, formally on this thing, although we are always in touch. हाँ, बिल्कुल। तो अभिषेक, जैसा अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे, जो ये किसान सुधार या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लॉज इंडिया में है, उनको लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है। आपने भी शायद मेरा पिछला वीडियो जो फर्स्ट एनालिसिस था 30-35 मिनट का, वो सुना होगा। जी। और उसको मैं थोड़ा-सा रेफ़र भी करूँगा ड्यूरिंग दिस डिस्कशन और उसका लिंक भी डाल दूँगा मैं बाकी लोगों के लिए, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो। लेकिन आज जो हम बात करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली में या दिल्ली के इलाके में, मोस्टली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स अ उसमें मेजॉरिटी में है, वो क्यों हो रहे हैं और क्या अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं या जो थोड़े पेचीदे मुद्दे हैं, जो हमें भी समझने ज़रूरी हैं और जो हमें सुन रहे हैं उनको भी कोशिश हमें करनी चाहिए उनको समझाने की। तो मैंने सोचा कि उन पे थोड़ी बात की जाए। सबसे पहले एक बात मैं आउटसेट पर सामने रखना चाहूँगा आपके भी और बाकियों के भी, वो ये है कि कुछ लोग जो मैं सुन रहा हूँ न्यूज़ में, जो ख़ास करके थोड़ा-सा राइट विंग मीडिया है या बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो इनकी उनकी एक ये बहुत ख़राब आदत है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है या जो कोई एक काउंटर व्यू रखता है किसी भी एक्टिविटी के, जो करंट गवर्नमेंट लाई है, इस केस में मैं ऑब्वियसली इन कानूनों की बात कर रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन ये होता है कि सामने वालों को गद्दार या देशद्रोही या ये नक्सलाइट या इस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल करके उनको लेबल कर देते हैं। आपने भी शायद सुना होगा, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक हमें ये क्लैरिफ़ाई करना चाहिए कि ना, कोई भी समझदार आदमी और डेफ़िनिटली आप और मैं बिल्कुल भी इस तरह की व्यू को सब्सक्राइब नहीं करते। जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो हिंदुस्तानी हैं एंड हो सकता है उनमें से कुछ इल इन्फॉर्म्ड हो सकता है सारे इल इन्फॉर्म्ड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी फ़ियर्स या उनके ग्रीवियंसेस जेन्युइन नहीं हैं। या उनको कोई फ़ॉरेन से पैसा भेज रहा है, वहाँ पर लोग 2 डिग्री में बैठ के रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं है, पॉलिटिकल एंगल तो डेफ़िनिटली है, ठीक है? पॉलिटिकल एंगल तो हिंदुस्तान में हर मुद्दे पर होता ही है। लेकिन ये कहना कि क्योंकि इसमें कुछ कांग्रेस की बैकिंग है या ये जो लोग हैं, ये कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, ये वोटर्स हैं एंड देयरफॉर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दें, आई डोंट थिंक ये एक अच्छा अप्रोच है। तो मैंने सोचा कि इस बात को पहले क्लैरिफ़ाई कर दें। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात ठीक है कि हमें कभी भी हमारी डेमोक्रेसी में लोकतंत्र का एक फंडामेंटल पॉइंट है कि हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए। लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने का, और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, मतलब द इन्फॉर्म्ड पीपल, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनकी बात सुनें और उस हिसाब से अपने विचारों को भी रखें, उस हिसाब से उनकी बातों पे थोड़ा रिसर्च करें, सरकार से भी जवाबदेही लें। ये हमारे लोकतंत्र का एक मूलभूत स्वरूप है, और ये एक उसकी सिद्धांत भी है। जड़ है, सिद्धांत है। लेकिन एक जी। बात हम ये कहेंगे, मतलब आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ राइट विंग फिनोमेना दैट्स टू brand someone. Even if you go to the other side of the spectrum, I think in for human society or for human race, it is a very difficult thing to hear out someone, whether he is from a left wing or a right wing. It is always it is fundamentally a difficult thing just to open up your ears and your perspective to hear the person from the other uh, राइट। camp. So, and it always because of social media and because of so many people giving up their views, and lack of
better articulation. They get into, name calling and branding people. So this is not I won't, हम उसको केवल right wing formula तक महदूद नहीं रखेंगे, उसको सीमित नहीं रखेंगे. If you go to the left wing journals as well, so they would call, जैसे अभी एक article अभी हम पढ़ रहे थे. हाँ, वो हमको हिंदुत्ववादी और भक्त बोलेंगे. they would start कि अरे आप तो दरबारी हैं and all that. तो और सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि इन्हीं सब में रह करके मुद्दे छुप जाते हैं. जैसे आप ही उस दिन थोड़े दिन पहले मुझे बता रहे थे कि आप किसी दुकान पे गए और उस दुकान पे, अपने ऑस्ट्रेलिया में दुकान पे गए, वहां पे लिखा हुआ था नो फार्मर्स नो फूड, ये एक स्लोगन लिखा था. दिस इज सच अ सिंपलिस्टिक थिंग. मतलब it has got nothing to do with the farm laws which we have. It has got nothing to do with the issues which we have at hand. But then the narrative gets lost in these simplistic things and branding. और यही हो रहा था. बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया. ये तो कंप्लीट टेस्ट में बताऊं कि यहाँ सिडनी में एक पंजाबी रेस्टोरेंट है, वहां बाहर ये बैनर लगा हुआ था कि उस पर लिखा था वी सपोर्ट फार्मर्स नो फूड. अभी जैसा उस दिन मैंने आपको कहा कि ये तो दिस इज इन इंग्लिश कॉल्ड अ प्लेटिट्यूड, कि ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है. हाँ, इवन आई सपोर्ट फार्मर्स एंड यस, फार्मर्स फूड उगाते हैं तो नो फार्मर्स नो फूड. या आप कुछ भी बोल सकते हैं, नो रेंज नो फूड, नो सॉइल नो फूड, नो चिकन नो एग्स. तो इससे कोई बात साफ नहीं हो रही कि आप क्या कह रहे हैं. सो आई मीन, आर यू ट्राइंग टू से कि नो ज़ूम. एग्जैक्टली. तो इससे लेकिन लेकिन ये है कि जब वो लोग, खास करके जो इस वक्त माहौल है ओवरसीज में भी और इंडिया में भी, ऐसा कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो दे जनरली ऐड सम इंफॉर्मेशन अपने आप से उसमें जोड़ देते हैं, और उसका जो इफेक्ट होता है लोगों के दिमाग पर और साइकोलॉजी पर, वो यही होता है कि अच्छा, क्योंकि वहां लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि फार्मर्स अच्छे लोग हैं, और क्योंकि नो फार्मर्स नो फूड, देयरफॉर द लॉज मस्ट बी रॉन्ग. ठीक है, इट इज अ फ्लॉड एनालॉजी एंड उसका कोई लॉजिक नहीं है. लेकिन यही है, जैसा आपने कहा कि इन बातों में बातें छुप जाती हैं. तो हमारा ऑफ कोर्स मिशन ही ये है, दृष्टिकोण का, कि बातों पर फोकस करें, इंडिविजुअल्स पे ना करें. तो आपको याद होगा पिछले तो नहीं, पहले वीडियो में 3 बहुत सी सिंपल टर्म्स मैंने बताया था कि 3 बेसिक प्रोविजंस है इन लॉज के जो आए हैं अभी. पहला, ऑब्वियसली इट इज, सारा उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में आए, रिफॉर्म्स आए. और रिफॉर्म से मतलब ये है कि सरकार का जो रोल है वो थोड़ा इसमें कम हो, क्योंकि सरकार का रोल अभी इसमें बहुत ज्यादा है. सारा कुछ जो है सरकार ही करती है. और पहले हम बात कर रहे थे, उस पर बाद में आएंगे, कि ये एक बेसिकली ओल्ड कम्युनिस्ट सोशलिस्ट व्यू पॉइंट की वजह से हमारी स्थिति इस किस्म की है. तो कानून जो हैं, I'll let you ask the questions and describe them. लेकिन वो 3 कानून जो हैं, वो एसेंशियली ये सारा जो पुराना हमारा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, एक सोशो कम्युनिस्ट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक मॉडल जो हमारा था, इसको बदलने की कोशिश कर रही है. और अगर आप उनमें से एक भी कानून को आइसोलेशन में देखें तो उनका कोई फायदा नहीं है. लेकिन जब आप उन तीनों को साथ में जोड़ेंगे, देन यू अंडरस्टैंड कि क्या गवर्नमेंट अचीव करने की कोशिश कर रही है. अभी तक कुछ अचीव हुआ नहीं है, और ना ही कुछ अगले सालों में होने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि इससे कुछ हो सकता है. तो जैसे कि आपने कहा कि हम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, हम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है. तो प्रोटेस्ट करने वालों में मुख्य रूप से 2 कैंप हैं. एक कैंप ये कह रहा है कि ये तीनों लॉज खराब हैं, और जब तक आप इनको रिपील नहीं करेंगे, सरकार से अब तक 8 लेवल की बातचीत हो चुकी है. सरकार से ये उन्होंने कहा है कि जब तक आप इनको रिपील नहीं करेंगे, इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तब तक हम ना तो अपना प्रोटेस्ट वापस लेंगे, ना ही हम आगे का कोई काम करेंगे, बल्कि हम अपने प्रोटेस्ट को और अधिक गंभीर बनाते रहेंगे, और अधिक इसमें इंटेंसिटी लाएंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे, और भी सारी चीजें करेंगे. वहीं एक दूसरा धड़ा भी है, वो ये कह रहा है कि इन लॉज को रिपील करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनमें कुछ अमेंडमेंट्स लाने चाहिए. तो जो मेरे हिसाब से जो पहला कैंप है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके बहुत अधिक उसका इम्पैक्ट नहीं होता है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अधिक वो अचीव नहीं कर सकता है. हठ धर्मिता से कोई भी चीज अचीव नहीं होती है. You have to give and take. You have to listen to the other party. You have to give up. थोड़ा नेगोशिएशन, थोड़ा व्यवहार, नेगोशिएशन करना पड़ता है. ये व्यवहारिक नहीं है.
वहीं जो दूसरा कैंप है जिसने कि अमेंडमेंट्स की बात कही है, उनकी बातों को थोड़ा बहुत उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए। उनकी बातों में कुछ एक बहुत ही सारगर्भित बातें भी उन्होंने बताई हैं, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से सरकार ने भी उसके ऊपर पुनर्विचार किया है और अपनी पोजीशन को सरकार ने सॉफ्टन किया है। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि 3 मुख्य कानून हैं जिनके ऊपर ये चर्चाएं हो रही हैं। पहला मुख्य कानून है जिसको हम सरलता के लिए कहेंगे कि वो एमएसपी का कानून है, ताकि लोग समझ जाएं। तो उस एमएसपी का कानून मतलब उसमें उन लोगों ने कोई भी एमएसपी का कानून अब बोलने लगे, लेकिन अगर हम कहें तो उसको वो एक एग्रीकल्चरल ट्रेड का कानून है कि जिसमें कि फार्मर्स को ये अधिकार देता है कि वो केवल सरकारी मंडियों में ही ना बेचें, वो बाहर भी जाकर के उनको बेचने के लिए स्वतंत्र हों। और प्राइवेट जो ट्रेडर्स हैं वो उनसे जाकर के डायरेक्टली उनके खेतों खलिहानों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदने की उनको लीगल वेरासिटी देता है, आज़ादी देता है। तो एक तो पहला कानून है जिसके ऊपर काफी मेरे ख्याल से विवाद चल रहा है। शायद उनके प्रोटेस्ट का क्रक्स ही इसी कानून के ऊपर है। हाँ, और यही मेन कानून है। जो अगले 2 कानून है, और आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन अगले 2 कानून इससे जुड़े हुए हैं और इसको एनेबल करते हैं बेसिकली। और दूसरा जो कानून है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑन पैन इंडिया बेसिस द गवर्नमेंट हैज ओपन अप द डोर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया। और तीसरा जो हमारा कानून है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो बेसिकली हालांकि अभिराम, जब ये इन बातों को हम ट्रैक कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एमएसपी का जो कानून है, अगर एमएसपी की चीज को इन लोगों ने एड्रेस कर लिया तो बाकी पूरे प्रोटेस्ट शांत हो जाएंगे, क्योंकि बाकी दोनों कानून में ऐसा नहीं है, विवादास्पद नहीं लगता है। लेकिन लोगों से बातचीत करने पे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो प्रोविजंस हैं उस पर भी लोगों के अंदर बहुत ढेर सारी मिसकंसेप्शंस हैं। उस पर भी लोगों में बहुत ढेर सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसने कि वास्तव में देखा जाए तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा उत्पन्न हो गया है, और इसको भी वो लोग एड्रेस करना चाहते हैं। तो चलिए इन 2 पर हम फोकस करते हैं आज के इस बातचीत में ज्यादा। तो पहले तो एमएसपी को लेके थोड़ी बात करते हैं। पिछले दिनों मैंने जी पिछले दिनों मैंने भारतीय किसान संघ के बारे में, उनके रिजर्वेशंस के बारे में सुना, और उनको इसलिए मैंने सुना क्योंकि आउट ऑफ ऑल दोज व्हिच आर प्रोटेस्टिंग, भारतीय किसान संघ हैज कम अप and it from the day one, ever since the ordinance was promulgated. So they have come up and they have said that there are specific problems in these laws and which should be addressed. And their basic problem is कि आपने एमएसपी के ऊपर कोई गारंटी नहीं रखी। सरकार ने एमएसपी के ऊपर किसानों के लिए कोई गारंटी नहीं रखी है। दे वांट दिस गारंटी टू बी in place in the law. So before coming on to their to the things that they are asking for the government to include, उनकी पहले तो ये पोजीशन ये है कि they do not want these laws to be repealed. Many of the provisions which the law have brought in are something which they have always stood for. हाँ, अभी मैं हम बात कर रहे थे, एक मुझे मैनिफेस्टो मिला था, हालांकि वो बीकेएस का नहीं था, लेकिन जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन का था, जिसमें कई सारी डिमांड्स जो इन कानूनों के जरिए आई हैं, इंक्लूडिंग फ्री मार्केट एक्सेस एंड एबिलिटी टू सेल योर गुड्स टू एनीवन, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप मंडी में बेचो एपीएमसी को। ये भी उनकी डिमांड्स में था, या एटलीस्ट एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो है फार्मर्स की, उनकी डिमांड्स में था। बट यस, एमएसपी राइट। इनफैक्ट अगर इनकी डिमांड्स में भी इसलिए भी था क्योंकि फ्री मार्केट और मोर मार्केट एक्सेस टू द फार्मर्स, इस बात के लिए जब से भारतीय किसान संघ बना है, तब से इसके लिए ये काफी इन लोगों ने इसके ऊपर संघर्ष भी किया। जैसे कॉटन का जैसे उद्योग है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे एक कोटा सिस्टम होता था, तो उस कोटा सिस्टम के खिलाफ इन्होंने महाराष्ट्र में काफी संघर्ष किया है। इन लोगों ने राजस्थान में मसालों को बेचने के लिए जो ये कोटा सिस्टम होता था उसके खिलाफ काफी संघर्ष किया।
और इन सब राज्यों में पहले भी जो भी रिफॉर्म्स हुए, जैसे एपीएमसी का रिफॉर्म महाराष्ट्र में हुआ है, इन सब राज्यों में इनके बहुत से रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करके किसानों के लिए ऑलरेडी इन लोगों ने काफी मार्केट खोला है इन राज्यों में। तो अगर कहें तो वस्तुतः प्रिंसिपली BKS, Bharatiya Kisan Sangh, has always stood for opening up market for the farmers. And for common sense, for us, it does not mean it does not make any sense कि अगर आप देखें तो अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, आप कुछ भी बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में, तो आपके पास ये आज़ादी होती है आप किसको बेचें। सरकार ये निर्धारित नहीं करना चाहिए कि आप किसको जाकर के आपके हाथ पकड़ करके किसी ट्रेडर तक नहीं पहुंचाएं। And unfortunately, farming is the only place, is the only product. The agricultural crops are the only product in which they are not free to sell ऐसा them. होता है। और हम इस पे बात कर रहे थे कि ये दिस इज आर्टिफैक्ट रिमनेंट ऑफ दैट, मैं जो कि जिसको मैं कहता हूँ एक सोशो कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, जिसके तहत आप क्या उगाओगे, आप क्या करोगे, अगर आप उसको पूरी तरह से देखो तो, जहाँ हालांकि इंडिया में इस तरह से कभी नहीं हुआ, लेकिन क्या उगाओगे, कितना उगाओगे, किसको बेचोगे और किस कीमत पे बेचोगे, ये सेंट्रलाइज्ड होता था। और इसी वजह से ये सारा एमएसपी का जो सिस्टम भी आया वो इसीलिए आया कि आप क्या उगाओगे। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तो हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं था, लेकिन एक तरह से अगर आप उसको स्टडी करें तो मैंडेटरी हो गया कि आप गेहूं और चावल उगाएंगे, क्योंकि जो सारा उसका फोकस था वो ग्रेन्स पर था। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि पंजाब और हरियाणा में इतना गेहूं और चावल उगता है और बाकी चीजें कम उगती हैं। बाकी चीजें भी उगा सकते हैं, लेकिन द वे इट वाज सेट अप, इट वाज मच इजियर टू फोकस ऑन गेहूं एंड चावल, राइस एंड व्हीट। तो क्या उगाओगे, कितना उगाओगे, ऑब्वियसली आप उतना उगाओगे मिनिमम जितना गवर्नमेंट की एफसीआई की एक्विजिशन टारगेट्स हैं साल की। और किस कीमत पे किसको बेचोगे, आप सिर्फ अपने मंडियों में बेच सकते हो जो अभी आपने बात की, और किस कीमत पे बेचोगे वो एटलीस्ट एमएसपी गवर्नमेंट आपको गारंटी करती थी। हालांकि उसकी हकीकत ये है कि कई बार प्राइसेस जो हैं वो एमएसपी के ऊपर जाती हैं मार्केट में, एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट्स की तो जाती हैं, लेकिन जो मिडिल मैन होते हैं, अर्थी जिनको कहते हैं, मंडियों में जो डोमिनेट करते हैं, वो प्राइसेस को सप्रेस करते हैं, एटलीस्ट वो प्राइसेस को जो फार्मर्स को मिलती हैं। ऑफ कोर्स दे देन उस पर अपनी मलाई को निकाल लेते हैं, और जब मार्केट में रिटेल लेवल पे आता है तब उसमें काफी कुछ ऐड हो जाता है ओवरहेड्स उनके। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्रॉप्स जो हैं वो एमएसपी की ही उनकी मार्केट प्राइस है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि एमएसपी इज अ मेजर दैट द गवर्नमेंट हैज इन प्लेस की किसी तरह से 40-45% ऑफ द पॉपुलेशन जो है देश की, जो इसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उन तक हम ये गारंटी पहुंचाए कि यू विल गेट एक्स अमाउंट ऑफ मनी। वो कोई हेल्दी अमाउंट नहीं है और वो उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो जाएगी। ऑलरेडी वो इकोनॉमी को बहुत ड्रेन पहुंचा रहा है। लेकिन आपकी जो बात थी कि ये इतना रिस्ट्रिक्टिव कानून, एग्जिस्टिंग जो सेटअप था वो इतना रिस्ट्रिक्टिव है कि आप नहीं फैसला कर सकते आपको किसको बेचना है। और अगर उसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान आपको अच्छी कीमत देना चाहता भी है तो वो आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो आपसे खरीद ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आप एक प्राइवेट इन्वेस्टर भी हो, कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर तो अभी भी प्रोक्योर कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे नहीं कर सकते, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से प्रोक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें फिर बहुत स्टेप्स जुड़ जाते हैं और बहुत पैसा भी, फिर लीकेजेस, करप्शन अपने आप बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि जहां तक एमएसपी का अपना सवाल है, एक्चुअली एमएसपी जो है वो इनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन इन कानूनों के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि एमएसपी जो है वो करंटली भी कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, यानी कानूनी तौर पर ये गारंटी नहीं दी गई है कि आपको एक्स अमाउंट दिया जाएगा पर किलो या पर क्विंटल ऑफ व्हीट की इस साल या अगले साल। ये इसको कहते हैं पॉलिसी डिसीजन है, ये हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर अगले साल गवर्नमेंट डिसाइड करें कि हम एमएसपी नहीं देंगे, ये मैं आज की कानून की बात कर रहा हूँ, नॉट द न्यू लॉस, एग्जिस्टिंग लॉस। अगर कोई भी सरकार ये डिसाइड करती है कि नहीं सर आज हम आपको एमएसपी नहीं देंगे, देयर इज नो एमएसपी, लीगली फार्मर्स कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो वोट करके या वो सरकार को गिरा देंगे अगले इलेक्शन में, वो और बात है, लेकिन लीगली कुछ नहीं कर सकते। इस कानून से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। द पॉलिसी कैन कंटिन्यू इफ द गवर्नमेंट विशेस फॉर इट टू कंटिन्यू, और गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि हम कंटिन्यू करेंगे, पीएम भी कह चुके हैं।
अब लेकिन कोई कुछ फार्मर्स ग्रुप और बीकेएसवी, जहां तक मेरा ख्याल है, वो ये कह रहे हैं कि आप इसको लेजिस्लेट कीजिए, यानी कि आप इसको Right, कानून बना दीजिए. इज दैट right, करेक्ट? right. That's precisely their objection to this law, is that they want MSP to be included in the law, or they want a separate law for the MSP regulation, which is not possible. Precisely the reason which you have just said कि एक policy reform है, or not reform, it's a policy decision, and on डिसीजन. year basis it changes, so you cannot legislate a thing which is so variable. खास It करके जो changes उसकी every time. कीमत है अभिषेक, वो तो बहुत ही मुश्किल है लेजिस्लेट करना. अगर मैं थोड़ा इसको कानूनी तौर से देखूं तो शायद आप ये लेजिस्लेट कर भी दें कि एक्स अमाउंट ऑफ सीरियल प्रोड्यूस्ड, और उसको एक परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस शायद कर सकते हैं. मैं बहुत फ्लेक्सिबली सोच रहा हूँ कि ओके 15% ऑफ ऑल व्हीट प्रोड्यूस्ड हैज टू बी एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट अ सर्टेन प्राइस. और प्राइस नहीं कर सकते लेजिस्लेट, क्योंकि प्राइस तो चेंज होगी हर साल. Right. लेकिन इवन उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है एमएसपी का, उसको लॉ में लाना बहुत मुश्किल है. और मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि वो उसके मेरिट्स क्या हैं, वो तो और बात है, बट उसको वाकई में कानूनी तौर पर एस्टेब्लिश करना आई थिंक इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर उसको एस्टेब्लिश कर भी दें, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि लेजिस्लेट कर दिया एमएसपी को, यानी Right. कि हम आपसे एक्स अमाउंट ऑफ wheat and y amount of rice at z rupees per क्विंटल खरीदेंगे. अगर ये कानून बन भी गया, ठीक है, फॉरगेट अबाउट कि कैसे उसको हर साल अपडेट करेंगे, बट अगर बन भी गया, तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये तो वही हो गया ना जिसके ये खिलाफ बात कर रहे हैं. दिस इज कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग. आफ्टर ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग भी यही करता है, लेकिन वो प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए करता है. तो अगर हम एमएसपी को लेजिस्लेट कर दें, तो एक तरह से मेरी नजर में दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Exactly, definitely. And that's what is राइट. happening. The government has through incentivizing the cultivation of wheat and rice, they have kind of done the contract farming. So बिल्कुल. this is MSP does that. हाँ, और लेकिन इस लॉ में जी बोलिए. जो बेसिक प्रॉब्लम है, जिसके लिए एमएसपी को आप एक लॉ नहीं बना सकते हैं, वो ये है कि इस लॉ का जो बेसिक इसका आइडिया है, वो ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स को आपको इनवाइट करना है टू प्राइवेट ट्रेडर्स को इनवाइट करना है टू परचेज गुड्स फ्रॉम दी फार्मर्स. लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक पैसा निर्धारित कर देंगे कि आप इस एमएसपी के ऊपर खरीदिए, तो नहीं आ सकते वो. and the formula for that MSP calculation, if the government rests upon itself, they can never let or they can never facilitate the private people to purchase those crops from the farmers, क्योंकि परचेज, गवर्नमेंट और ये निर्धारित. भी ध्यान रखिए कि परचेज के पहले इन्वेस्टमेंट भी उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ परचेज तो वो कर नहीं सकते. परचेज करके करेंगे क्या उसका? राइट, क्योंकि एग्जैक्टली. कोई मार्केट ही नहीं है, ना कोई स्टोरेज है. देखिए, उस दिन हम बात इस पे मैं किसी और से भी कर रहा था कि जब कोई भी पार्टी इकोनॉमिकली, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो अगर एक कमोडिटी को एक्वायर करती है, अगर आप एक नेशनल मार्केट के तौर पे देखें, तो एक सेकंड इंटरनेशनली एक्सपोर्ट्स को साइड में रखें, तो दी ओनली रीजन कि कोई प्राइवेट प्लेयर, मास लेवल की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई छोटे से स्केल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मास लेवल पे, क्योंकि वी आर कंपेयरिंग गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है उसके बराबर की हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लेवल पर, ठीक है, 100-200 किलो की बात नहीं कर रहे हैं. बट अगर कोई प्राइवेट प्लेयर या प्लेयर्स मोर लाइकली मास लेवल पर प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि देयर हैज टू बी इनफ प्राइस वेरिएंस इनसाइड द कंट्री कि आप उस पर वैल्यू एडिशन करके उस पर प्रॉफिट कमा सकते हो. ठीक है. राइट. सिंपल टर्म्स में उसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में गेहूं सस्ता है और आंध्र प्रदेश में महंगा है. ठीक है. अगर ऐसा नहीं है, अगर पंजाब और आंध्र प्रदेश दोनों में ही बहुत सा गेहूं और एक जैसे भाव पे ही उगता है तकरीबन, तो पहली बात तो प्राइवेट प्लेयर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें आने में फिर. जी. ठीक है. अनलेस की दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो, जो मैंने पहले एक्सक्लूड की थी इस सेंटेंस में, वो ये है कि एक्सपोर्ट. तो फिर वो ये देखेंगे कि हाँ ठीक है, क्या मैं यहाँ से एक्वायर करके इसको जनरली उस पर थोड़ा कुछ प्रोसेसिंग भी करेंगे, वैल्यू ऐड भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉ गेहूं बेच देंगे. पैकेजिंग वैकेजिंग ये वो थोड़ा ब्रांडिंग भी होगा, अगर बेसिक भी अगर कुछ करना है तो. बट कैन आई सेल दिस आउटसाइड?
जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा राइस और व्हीट इंडिया से आता है, ठीक है, पहले नहीं आता था, अब आने लग गया है। आटा भी आता है बहुत, इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ही आता है। और साउथ इंडिया का अलग आता है, नॉर्थ इंडिया का अलग आता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, आप अगर पे नाम पढ़ें, पिल्सबरी, आप पता ही आपको पिल्सबरी आटा है, लेकिन ऐसे सैकड़ों है यहाँ पर। और बहुत सी छोटी छोटे प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो क्या करते हैं, दे आर एक्वायरिंग द व्हीट एंड दे आर डूइंग वैल्यू एडिशन। अब वो उसका कुछ बनाते नहीं है, चावल तो चावल ही है, लेकिन उसको अच्छी तरह थोड़ा पैक करेंगे और एक ब्रांड बनाएंगे और उस पर कुछ लेबल लगाएंगे और यहाँ बेचेंगे, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक है तो उस पर ऑर्गेनिक का एक तस्वीर लगाएंगे, ये वो वगैरह जो भी है। लेकिन ये जो लोग हैं ये बहुत ही स्मॉल स्केल पर हैं, यानी कि ये लिटरली जाके 100 200 500 क्विंटल खरीद के एक एक दो दो दुकानों में ऑस्ट्रेलिया में बेचते हैं। कोई कंसोलिडेटेड प्लेयर नहीं है जो जाके सैकड़ों क्विंटल खरीदे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे एट अ माइक्रो लेवल। और वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये जो लोग हैं दे हैव टू प्रोक्योर इट एट ऑलमोस्ट एट अ रिटेल लेवल। यानी कि जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ एक इंडियन स्टोर जाऊं सिडनी में और गेहूं खरीदूं, तो वो गेहूं पे अगर लेट्स से उस पे लिखा हुआ है शर्मा एंड सन्स, ठीक है, जो एक छोटी सी इंपोर्ट कंपनी है। अब आप ये मत सोचिए कि शर्मा एंड सन्स किसी एग्रीकल्चर फार्म से उसको खरीदती है, नहीं, ना ही वो एग्रीकल्चरल फार्म से खरीदती है, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट या एपीएमसी से खरीदती है। वो तो ऑलमोस्ट रिटेल लेवल पे उसको खरीदती है। यानी कि होलसेलर जब दुकानों में हिंदुस्तान में पहुंचाते हैं, वो जो ट्रक आते हैं आपके शहर में, बेसिकली वहां से खरीदती है और यहाँ बेचती है। बट दे आर एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ द प्राइस प्रीमियम एंड बिकॉज ऑफ द करेंसी डिफरेंस। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 100 रुपए क्विंटल पे खरीदा अगर आप फार्मर से खरीदते हैं, या आपने 200 पे खरीदा अगर आप रिटेलर से खरीदते हैं, जबकि 100% का डिफरेंस है प्राइस में। लेकिन दैट इज $2 अ क्विंटल, दिस इज $4 अ क्विंटल। यहां वो बिकेगा $4 अ किलो, ठीक है। So they are okay to just buy it at a retail level and still sell it because the price difference is so high. लेकिन ये इंडिया में नहीं हो सकता, राइट। तो जो आप बात कह रहे थे इससे ये जुड़ा हुआ है कि एमएसपी और प्राइवेटाइजेशन एंड जो बाकी भी दो कानून है, ब्रीफली उनको भी टच कर ही देते हैं, I'll actually let you talk about them. ये कैसे एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री आए और किसानों को ये ऑप्शन मिले आइडियली। और ऑप्शन तभी मिलेगा बाय द वे जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, इसीलिए वो दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तभी आएगी जब आप ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को निकालोगे, क्योंकि जब तक वो है तब तक आप स्टोर ही नहीं कर सकते, तो आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों देंगे, क्योंकि यू विल बी अ क्रिमिनल अगर आप स्टोर कर दोगे तो वो भी एनेबलिंग कानून है। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री आए, लोगों को ये ऑप्शन दे। एक बात मैं और बोलूंगा, आप देखिए कितनी मजेदार बात है, मैं उस दिन ये प्रोटेस्ट सुन रहा था, इनफैक्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट सुन रहा था, और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे पंजाब के। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये कानून आ गए तो मंडियां खाली हो जाएंगी, ठीक है। अब आप देखिए ये अपने पांव पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। पहले ये कहते हैं कि कानून खराब है। अगर कानून खराब है, आप एक बात समझिए, अगर कानून खराब है तो क्या होगा, उससे फिर ये होगा कि कानून का कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, तभी तो कानून खराब है। अगर कानून अच्छा है, कानून का उद्देश्य क्या है, कानून का उद्देश्य ये है कि फार्मर्स जो हैं वो मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मंडियां खाली हो जाएंगी तो कानून खराब कैसे हो सकता है, फिर तो कानून अच्छा है, क्योंकि उसमें अजम्पशन ये हुई कि सारे के सारे फार्मर्स जो हैं वो मंडी में बेचना बंद कर देंगे और कहीं और जाके बेचेंगे। यानी कि देयर आर मल्टीपल कंडीशंस दैट हैव टू बी मेट फॉर दिस टू बी ट्रू। पहले तो सारे फार्मर्स जो हैं वो किसी को बेच रहे हैं, उसका मतलब ये कि कोई और खरीदने वाला है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि वो खरीदने वाला जो है वो कहीं और बेच सकता है, और अच्छे दामों में ले रहा है, तभी तो वो जा रहे हैं, अच्छे दामों में ले रहा है। तो अगर ये सब कुछ सच है तो मंडियां खाली होंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन फिर मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि फिर होने दो, क्योंकि इसमें जितना हमारा फायदा होगा देश का भी और वो लोगों का भी, दैट विल ऑफसेट द लॉसेस जो मंडी में हो रही हैं, फाइनेंशियली भी ही, और ऑफ कोर्स जो मिडिलमैन वगैरह वहां काम करते हैं जो उनका इनकम लॉस होगा। और अगर आप देखें मंडियां आज के टाइम पे भी खाली ही हैं,
ये केवल कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे पंजाब है या हरियाणा है जहाँ पे मंडियां अपने सुचारू रूप से काम कर रही हैं, जो बहुत पूरी तरह से भर करके काम कर रही हैं। यहीं आप उड़ीसा जैसे राज्य में चले जाइए, वहां पे सरकारी प्रोक्योरमेंट बहुत कम है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो चावल की इतना उत्पाद करता है, वहां पर भी मंडियों में लोगों का बेचना काफी कम है, मंडियों में बेचने का दर काफी कम है। दे स्टिल गो एंड सेल इट टू स्मॉल ट्रेडर्स. राइट। Aditya's have come in a different format. There are Aditya's who are sitting at the mandis, who are taking up मंडी के all the अंदर commissions, and commissions, by the way, go up to 22% in the mandis which are functioning well. So you can imagine the commission which shoots up to the mandis which are not functioning well, they are not monitored well. So within mandis, Aditya system is kind of very corrupt, although बहुत करप्ट है। मैंने पहले वीडियो में बताया भी है, प्राइस सेपरेशन भी होता है, कार्टेलाइजेशन exactly. भी होता है। Although और I believe क्योंकि स्मॉल फार्मर जो है वो मार्जिनल फार्मर है और ऑर्गेनाइज नहीं है, उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती। आप समझे कि अगर आप अपना चावल लेके जा रहे हैं, सामने वाला कहता है जा मैं नहीं खरीदता अनलेस तुम इस कीमत पे मुझे दे दे, आप क्या करोगे? उसका घर ले जाओगे दोबारा, कहाँ रखोगे उसको? सड़ जाएगा वो तो, सही बात है। राइट? एंड यू और डोंट हैव वो द बार्गेनिंग पावर बिकॉज they just अनलेस throw कि it आप away सारे and go. यूनियन बना लो। एग्जैक्टली हाँ सही बात है। आप ऐसा कॉर्पोरेटिव हाँ, सोसाइटी वो वगैरह वही बना हो गया ना, लीजिए। फिर वो ये जो हाँ, अमूल का मॉडल है कि अमूल कर रहा सारे है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आपके पास 4 गाय हैं तो नो वन लिसन्स टू यू, बट सारे 4 गाय वाले जो लुट जाएंगे देन यू हैव द पावर। राइट। बट दैट इज व्हाट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वुड आल्सो वांट। जब आप मेरे से बात कर रहे थे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी, अगर मैं राइस एक्वायर करना चाहता हूँ फॉर वॉट एवर रीजन एज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं मैं अदानी हूं, क्योंकि आजकल लोगों को शौक चढ़ा हुआ है अंबानी और अदानी को गाली देने अडानी का। का नाम आ हालांकि वो तो गया। माइनिंग कंपनी है, उनका कोई इसमें रिलेशनशिप भी नहीं है, बट लेट्स से मैं अदानी हूं और मैं बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और मैं आपसे चावल एक्वायर करना चाहता हूँ, तो वैसे भी मैं एक इंडिविजुअल फार्मर से आकर डील नहीं करूंगा। मैं क्या, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्जिस्टिंग तरह से खोल दें, हमारे पास क्या है, 2-2, 2.5 हेक्टर का एक फार्म होता है पंजाब में, ठीक है, राइट। 70-80% मार्जिनल फार्मर्स हैं। यानी कि अगर मुझे 5 लाख क्विंटल एक्वायर करना है, ठीक है, तो मैं क्या 7,000 फार्मर्स के पास जाऊंगा? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग होगी, दैट मीन्स आई हैव टू गो एंड साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद 7,000 डिफरेंट फार्म्स फॉर बाइंग बिल्कुल राइस। आप कैन यू इमेजिन व्हाट अ हैंडीकैप इट इज? यू कैन नॉट, हाउ कैन, व्हाई विल अ प्राइवेट कंपनी इवन इन्वेस्ट मनी? मतलब उनको राइट। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने की बात हो गई ये तो इसमें यूनियनाइजेशन, मेरा ये प्रेडिक्शन है कि अपने आप होगी। अगर प्राइवेट एक्विजिशन या प्रोक्योरमेंट होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको जुड़ना पड़ेगा, जैसे मार्जिनल डेयरी फार्मर्स गुजरात में जुड़े थे। राइट। केवल मार्जिनल फार्मर्स को ही नहीं अभिराम, एक्चुअली द पॉइंट व्हिच वी वर डिस्कसिंग बिफोर इज कि आड़तिया सिस्टम इज क्वाइट करप्ट। नाउ इट इज नॉट करप्ट बाय डिजाइन, इट इज करप्ट बाय कंपल्शन। आपका सिस्टम, ट्रेड सिस्टम ही ऐसा है कि दे हैव टू बी करप्ट, दे हैव टू do all these commissioning within the mandis and outside. So once the what I feel is that before the farmers form their unions or farmers form their cooperative societies, I think so these super rich adatyas, many of those who are also protesting at the Delhi borders, they themselves would become a middleman between the corporate and the farmers. हाँ, So यानी उनका रोल भी इवॉल्व हो जाएगा। उनका रोल इवॉल्व होगा, दे वोंट गो जॉबलेस। दिस इज पॉइंट नंबर 1, व्हिच इज मेनी ऑफ दोज वर सेइंग कि हमारे आड़तिया, पंजाब के कई लोग कह रहे थे हमारे आड़तिया अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो और हमारी वो जमीन वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम मिडिल मैन या आड़तिया को इस तरह से देखते हैं जैसे वो इंसान नहीं है। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो उनको भी कुछ करना पड़ेगा। तो जो राइट विंग का एक आर्गुमेंट है कि हमें आड़तिया चाहिए ही नहीं, सो वो नहीं, वो आर्गुमेंट तो इज गलत नॉट करेक्ट। आर्ग्यूमेंट है। That is not correct because you cannot do without middlemen. You cannot do, the supply chain cannot run without middlemen. एंड आई कैन टेल यू कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है वहां पर मिडिल मैन या दलाल या आड़तिया, जो भी आप उसको कहना चाहो, ये ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। हाँ, और क्या, ओनली सब जगह थिंग होता इज है। बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंसी होती है और रेगुलेटेड होता है और And स्टैंडर्ड्स अच्छे होते हैं। this thing I think, when they'll have so many people to
to cater to, I think this will bring transparency in the Aadhatiya system as well. It will Right. evolve. So that thing which we have been listening from ever since our childhood कि हमें Aadhatiya system या middleman system को evolve करना है, I think it's a इससे कम से कम एक मौका तो मिलता है ना, अगर हो ना हो वो तो आगे देखना पड़ेगा। तो इसमें काफी हमने बातें की इस पर, तो MSP एक काम करते हैं जी अभिराम, जो पहला है तो उसको हम पहले कंक्लूड करते हैं, पहला लॉ। तो जो उनका जो ऑब्जेक्शन ये है कि आप उनका ये ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि आप उनका मतलब BKS भारतीय किसान संघ का ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि आप लॉ को ही हटा दें, उनका ये है कि आप MSP को लीगलाइज कीजिए। हमारा ये मत है कि MSP को लीगलाइज हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पॉइंट नंबर 1, हम सब लोग मानते हैं कि किसानों के पास अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए और भी ऑप्शंस होने चाहिए, प्राइवेट ऑप्शन होने चाहिए, केवल मंडियों तक वो सीमित नहीं होने चाहिए। आज भी किसान, बाय द वे, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डू सेल इट टू द प्राइवेट पीपल, बट दैट इज नॉट अ लीगल थिंग. So what this law does, it legalizes it. It gives them the right, which is a good thing. This is point number 1. Point number 2 is you cannot legalize MSP in this law. वो इसलिए भी नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं जो आप कह रहे हैं। हाँ, वो इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप देखें तो जो सरकारी कानून है, जो द राइट फॉर फूड, जो सरकारी कानून है, उसमें भी MSP को इन्होंने लीगलाइज नहीं किया है, because MSP, point number 1, is not a legal thing. It is it is a government का initiative. एक पॉलिसी कमिटमेंट है वो, और उसको एनफोर्स करना नहीं करना वो कोर्ट्स का काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का। इनकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये भी निश्चित नहीं है, ये हर साल बदलती रहती है, हर सीजन पे बदलती रहती है, हर क्रॉप के लिए बदलती रहती है। इसीलिए ये मेरा उस पर एक कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि जो सरकार कर सकती थी वो कर चुकी है, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि वी हैव नो इंटेंशन ऑफ स्टॉपिंग MSP। राइट, एग्जैक्टली, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात उसमें ये उठती है कि उम्मीद ये है कि द डिमांड फॉर MSP विल स्टार्ट टू गो डाउन, होपफुली। ये इसका लिटमस टेस्ट होना चाहिए कानून का, कि क्या आगे जाके कुछ सालों में जो लोगों की रिक्वायरमेंट है MSP की, ताकि MSP के बुनियाद पर प्रोक्योरमेंट हो, और जैसा आपने कहा वो सिर्फ ज्यादा पंजाब हरियाणा में ही होता है वैसे भी, उसकी डिमांड अपने आप कम हो जानी चाहिए, बिकॉज आपके पास और जरिए होंगे, और मार्केट्स होंगी, और ग्राहक होंगे जो आपसे खरीद सकते हैं। तो आपके पास गवर्नमेंट के पास जाना ही नहीं पड़ेगा उनके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए कि भाई ये ले लो गेहूं और हमें MSP दे दो। जी, तो इसका एक कारण, पहला कारण ये है कि इट्स नॉट अ लीगल थिंग, it's a government initiative and it changes on year basis, so you cannot put it in a black and white in a law. और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण MSP को लीगलाइज नहीं कर सकते हैं, वो ये है कि you cannot let private players coming into the system by whipping a hunter at that backs कि आपको MSP पे लेना है या आपको इसी दाम पे लेना है। और वो तो MSP का उद्देश्य है भी नहीं, बिकॉज MSP इज नॉट मेंट टू बी अ लॉ दैट डिफाइंस प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री। MSP बाय इट्स वेरी नेचर इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया FCI किस कीमत पे आपसे खरीदेगी, अनलेस कि आप MSP के डेफिनेशन को बदल दो, टू योर पॉइंट, जिसमें फिर आपको ये आर्ग्यू करना पड़ेगा कि अच्छा, शुड द प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो फॉलो द MSP, व्हिच यू सेड इज इम्पॉसिबल, वो तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप वो कर दोगे तो प्राइवेट प्लेयर आएंगे क्यों, दोबारा वही बात होगी। ठीक है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा लैकिंग मुझे लगी है कि खुद MSP इज आल्सो नॉट डिफाइंड। अगर हम स्वामीनाथन कमेटी, जो हम लोग कॉल पे आने से पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, देयर आर 3 वेरिएबल्स व्हिच बेसिकली गवर्न कि MSP कैसे कैलकुलेट होगा। उसमें जो तीसरा वेरिएबल है, व्हिच इज काइंड ऑफ वेरी, इट्स इन अ ग्रे एरिया। सो एवरी टाइम none of the parties ever agree upon कि MSP इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो MSP ये आएगा। और आप इसका सबूत इसमें है कि हर साल जब MSP रिलीज होता है उसका फिगर, तो उस पर कोई ना कोई विवाद या प्रोटेस्ट होते ही हैं कि इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस एनीवे। सरकार ने कहा है, बट एनीवे, इसको बात को अगर समराइज करें, मैं घड़ी को देख रहा हूँ, हमारे पास तकरीबन 5 मिनट और हैं अपनी कॉल को, इस मीटिंग को समाप्त करने के लिए। अगर इस बात को हम समराइज करें, जैसा आपने कहा, उसको लीगलाइज करना इज नॉट अ वायबल ऑप्शन,
गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये कमिटमेंट दिया है, नॉट जस्ट गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली कमिटमेंट दिया है, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि अनलेस दे आर वेरी क्लियर वो क्या करना चाहें, ये तो बहुत डेंजरस एरिया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि राइट कौन चाहेगा फार्मर्स, अगर वो अच्छा इंटेंशन हो या खराब इंटेंशन हो, अगर हवा लग गई, जो हवा लग चुकी है, तभी ये शिरोमणि अकाली दल वाले भाग गए इनका दामन छोड़ के, आप जानते हैं, राइट? राइट क्योंकि पहले तो उन्होंने सपोर्ट किया इस कानून को, और ओवरनाइट कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि वो समझ गए कि इसमें हमारा नुकसान होगा पॉलिटिकली। तो मैं बहुत आई रियली एडमायर कि सीधा सीधा गवर्नमेंट ने कह दिया है कि देखिए कानून रिपील तो नहीं होंगे, जबकि वो जानते हैं कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है उनको। तो मैं बहुत आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि एक डिसीजन जो है, अच्छा सोचा समझा डिसीजन है, वो पब्लिक प्रेशर के जरिए एटलीस्ट इमीडिएटली उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप क्लैरिटी लाइए, जो आपने कहा थोड़े से चेंजेस हैं उसमें अकोमोडेट किए जा सकते हैं। My main request is कि let this play for the next 2 or 3 years, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इससे कुछ हो भी रहा है या नहीं। And the government should be open to reforming them if the need be in the next year or two. लेकिन अब तो कानून आए, अभी तो इसका कोई जमीन पे इम्पैक्ट भी नहीं है। तो इवेल्युएट करना भी बहुत मुश्किल है कि क्या इससे कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट तो बस आखिर में इससे जो दो जुड़े हुए मुद्दे हैं अभिषेक, मैं आपको I'll invite you to talk about them very briefly. So हमने we have talked about Essential Commodities Act and contract farming और कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और आपने एक बात पहले भी मुझसे भी पूछी थी before the recording started, तो if we want we can touch on that as well. सो आई वुड रादर से कि मतलब हमारे पास टाइम भी काफी कम है, तो हम लोग किसी और इन दोनों कानूनों को हम डिटेल में दूसरे वीडियोस में और इनके ऊपर भी बीकेएस के कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो उनको हम दूसरे वीडियोस में इनको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मतलब आई वुड लाइक टू साइन ऑफ एंड दिस वीडियो बाय सेइंग दैट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट was the amendment which the government has done. It was a much needed step if we have to have storage, more cold storage in India, if we have to have a robust agro market in India, we have to have those things. And it was a World War II time of a law which has been amended, and it's actually an allied British law for rationing of rice in England, bread. Right. So it was much needed because of this law, because storing of food product was considered as hoarding. The private players were not interested in it. And मतलब अगर मैं स्टोर ही नहीं कर सकता, अगर आप मुझे ये गैर कानूनी और वाकई गैर कानूनी, नॉट जस्ट लुक डाउन अपॉन, तो व्हाई विल आई डू इट? अब इसमें एक छोटी सी बात जुड़ी हुई है अभिषेक, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें पोटेंशियल फॉर होर्डिंग नहीं है। ठीक है, करप्शन पोटेंशियल फॉर होर्डिंग तो है, और वो तो अभी भी है, कानून के बावजूद भी होता है। तो सवाल ये नहीं है कि इसको रिफॉर्म करना चाहिए या नहीं, वो तो आई थिंक एनी सेंसिबल पर्सन शुड एग्री कि उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। टाइम्स हैव चेंज्ड, वी डोंट हैव ग्रेन शॉर्टेजेस नाउ, जो एक जमाने में होते थे। इनफैक्ट हमारे पास सरप्लस ग्रेन है बहुत। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कैसे हम ट्रांसपेरेंसी इसमें लाए कि होर्डिंग ना हो, तो वो एक मेरे ख्याल से वैलिड डिस्कशन पॉइंट है, एंड दैट इज व्हाट शुड बी प्रेस्ड अपॉन कि आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लूजन कर रहे हैं, यानी कि कोई भी इंसान इसको स्टोर कर सकता है, कोई भी कंपनी स्टोर कर सकती है, जो भी उसके प्रोविजंस है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट मोटी मोटी बात यह है कि पीपल कैन स्टोर इट फॉर वट एवर वर्क दे हैव, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, वगैरह वगैरह। हाउ विल यू एंश्योर कि इसका मिसयूज ना हो? ठीक है, वो मैकेनिज्म जो कानूनी मैकेनिज्म नहीं है, उसके लिए क्या है? कोई बॉडीज हैं, कोई अलग तरह के कोर्ट्स हैं, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कोई विजिलेंस सेल्स हैं, आई डोंट नो क्या है, बट आई थिंक ऐसा कोई अगर सवाल उठाए तो आई वुड आल्सो से कि ये बात सही बात है, हाँ आप उसको लूजन कर रहे हैं, व्हाट आर द सेफगार्ड्स इन प्लेस? इस कानून में ही उन सेफगार्ड्स को रखा गया है कि यू आर फ्री टू स्टोर इट and the government will not mind you doing that unless in certain extraordinary conditions like famine, like wars, like some great natural calamity in which the government can step in and
can put a benchmark कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो और एक चीज मैं इसमें क्लैरिफाई कर दूं कि ये सारे कमोडिटीज को अप्लाई नहीं करता है, ये उन्हीं कमोडिटीज को अप्लाई करता है जो पहले एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत अलाउड नहीं थे, यानी कि देवर कंट्रोल कमोडिटीज। तो लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि आई कैन, अभी कोविड की वैक्सीन आएगी तो मैं सारी इकट्ठे करके रख लूं। That is not part of the Essential Commodities Act. Essential Commodities Act only applied to certain commodities, mostly to grains. ठीक है? Right. And this is only loosening those commodities. इसका ये मतलब नहीं है कि और किस्म की commodities के लिए और कानून नहीं है या नहीं होने चाहिए। There are many other commodities जो precious commodities हैं या medicines हैं, और उनके अपने कानून बने हुए हैं। तो ये भी एक बात क्लैरिफाई करनी चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लूजन करने से उसका ये मतलब नहीं है कि नाउ यू कैन स्टार्ट स्टोरिंग एनीथिंग अंडर द सन। एग्जैक्टली, या इट ओनली अलाउज यू टू स्टोर एंड इन एवरी those commodities which previously were not allowed to be stored under the Essential Commodities Act. Exactly. ये बात लोगों तक, मतलब when I was tracking this case, I was thinking that the MSP would be the only bone of contention with the protesters and the government. But when I started talking with the people, they also had these reservations and I would say apprehensions for कि आप अडानी सब कुछ हमारा गेहूं चुरा करके बैठ जाएंगे, अंबानी हमारा सारा गेहूं वोट करके बैठ जाएंगे। So it was interesting addressing those things as well. कि अगर मान लिया मैंने गेहूं अगर चुरा करके रखा भी है, अगर मैंने वोट भी किया है, then what will I do with that? मैं अपने घर में तो सबको खिलाऊंगा नहीं. I would certainly go and sell it out to someone. And if there will be hundreds of Adanis, if there will be thousands of Ambanis who will be, storing these things, they would be giving back into the market. So you do not have to be, paranoid with the unless की वो ऐसी कमोडिटी की हो जिसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। लेकिन ये देखिए गवर्नमेंट ने जो इस बात पे खत्म करते हैं बात को, लेकिन गवर्नमेंट ने अगेन मैं यही बात दोहरा रहा हूँ, जो कमोडिटीज ओरिजिनली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत लिमिटेड थी जैसे गेहूं या चावल, उनकी अभी हमें मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में कोई शॉर्टेज नहीं होने वाली है। वी हैव टू मच राइस, वी हैव टू मच ग्रेन इन फैक्ट। ठीक है? सो ये जो कॉन्सेप्ट है होर्डिंग का मतलब ये है कि मैं एक्वायर कर लूंगा और मेरे एक्विजिशन से मैं मार्केट के सप्लाई को चेंज कर सकता हूं। That is not possible with rice. There is so much rice कि आप कितना एक्वायर करोगे राइस, आपको मतलब you'll have to acquire millions and millions of quintals of rice to actually make an impact to the price in the market. Right, exactly. ठीक है? और वो कहाँ है, मतलब कहाँ अंबानी अपने घर पे रखेंगे 1 अरब टन चावल? मतलब ये बातें लोग समझ नहीं रहे हैं, थोड़े जज्बाती हो जाते हैं लोग, और फैशन बन गया लोगों को गालियां भी देना इंडस्ट्रियलिस्ट को। मैंने भी अपने वीडियो में कहा था ये बहुत अनहेल्दी चीज है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को गालियां देना। आप सेफगार्ड्स डिमांड कीजिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो यू होल्ड देम अकाउंटेबल, बट प्लीज डोंट अपने देश के ही कंपनीज जो हैं हु आर वेल्थ क्रिएटर्स एंड जॉब क्रिएटर्स इन योर कंट्री, you have to encourage them with the right frameworks and right safeguards. So I would rather say कि yes, we all stand with farmers. I also believe no farmer, no food. but these laws are actually enabling them to do their business or to their work profitably. They are making their agricultural thing sustainable. And I think that even though I don't brand them as Naxalites and other things, but I think that many of the people are being misled by people with vested interest. हमने मतलब आपने जब शुरू किया था आपने कहा था कि कोई बाहर से कोई फंडिंग नहीं आ रही है. We don't know it yet. We know that when CA was taking place, then there was certain certain foreign funding for that agitation. We don't know it yet, and I hope that it does not go. It is not the case with this agitation. The best thing which I found in this agitation is that even though with 8, they are still talking with the government, which was not there with the CA. That is why I don't put them in the same league. लेकिन इससे ये भी बात पता चलती है कि there are certainly more genuine people in it than fake people. Definitely. So I just hope that the better sense prevail and they are able. और इसीलिए उनको अपने साथ लेके चलना भी जरूरी है, और एक आयरन फिस्ट अप्रोच सिर्फ लेना या उनको डिस्पर्स कर देना वगैरह जो गवर्नमेंट ने नहीं किया है थैंकफुली, which is not a good thing. हालांकि ये अभी हमने we are digressing, but there are other challenges. मतलब कोविड के जमाने में लोग वहां पर इकट्ठे हैं वगैरह, these are not good things at a macro level for the country.
But anyway, like you said, let's hope better sense prevails. अगले किसी वीडियो में ये बाकी कानूनों पे और उनके इम्पैक्ट्स और ये जो आई थिंक जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और अंबानी और अदानी और उनका रोल है, इस पे भी हम कभी चर्चा करेंगे. बट अभिषेक, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज बहुत मजा आया आपसे बात करके और दोबारा जल्दी मुलाकात करेंगे. बिल्कुल. और अगर कोई बात रह गई है तो यू कैन ऑलवेज सेंड इट टू मी एंड मैं इसके डिस्क्रिप्शन में या पोस्ट कमेंट्स में डाल दूंगा बाकी दर्शकों के लिए भी. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. और दर्शकों, डोंट फॉरगेट टू टू डू द, आजकल वो फैशन ही बन गया है बोलना, लेकिन सब्सक्राइब, शेयर, लाइक आप जानते ही हैं तो मैं दोहराऊंगा नहीं, तो अपना सपोर्ट जरूर जाहिर कीजिए. शुक्रिया.